तो आज हम पढ़ेंगे भूमि संसाधन, और भूमि संसाधन में आज हम पढ़ेंगे लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द की अगर बात करें तो ग्रीक भाषा के लेटर से इसका निर्माण हुआ है, ग्रीक भाषा के लेटर से, और जिसका मतलब होता है ईंट। जिसका मतलब क्या होता है? ईंट। ये मृदा जो है इसका रंग जो है लाल होता है। रंग कैसा होता है? लाल। लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम और साथ में एल्यूमिनियम और साथ में लौह ऑक्साइड उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? लौह ऑक्साइड। एल्यूमिनियम एवं लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण जो है लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है। ये कैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये वैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पर उच्च तापमान हो और भारी वर्षा हो। उच्च तापमान हो और क्या हो? भारी वर्षा हो। वैसे क्षेत्र में जो है लेटेराइट मृदा का विकास होता है। ये ह्यूमस रहित मृदा है। क्या है? ह्यूमस रहित मृदा है। देखिए दो शब्द, एक रहित होता है, एक सहित होता है। जैसे रहित बोला जाए इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज नहीं है, और अगर सहित बोला जाए इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज उपस्थित है। तो ये मृदा है जिसमें ह्यूमस रहित है। ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है जिसके वजह से मिट्टी उपजाऊ होती है, और जिस मिट्टी में जितना ज्यादा ह्यूमस होता है वो मिट्टी उतना ही उपजाऊ होता है, और जिस मिट्टी में जितना कम ह्यूमस होता है वो मिट्टी उतना ही कम उपजाऊ होता है। ह्यूमस इसमें इसलिए नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये मृदा उच्च तापमान वाले क्षेत्र में विकसित होता है, जिसके कारण जो है उस मिट्टी में उपस्थित जो बैक्टीरिया जो होते हैं उच्च तापमान के कारण मर जाते हैं, जो ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट की बात करें तो ये मृदा जो है भारत में इसका विस्तार जो है 1.3 करोड़ हेक्टेयर में जो है इस मृदा का विस्तार है। कितना क्षेत्र में? 1.3 करोड़ हेक्टेयर में जो है इस मृदा का विस्तार है। और अगर विशेषकर हम राज्य की बात करें कि मृदा किस किस राज्य में इसका विस्तार है, तो ये मृदा जो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, उसके साथ में ओडिशा और असम में जो है इस मिट्टी का विस्तार है, लेटेराइट मृदा का विस्तार है। तीन राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तीन राज्य की अगर हम बात करें तो इन तीनों राज्यों में जो है लेटेराइट मृदा पर जो है चाय एवं कहवा की खेती होती है। चाय एवं कहवा कहे तो कॉफी। लेकिन तीन राज्य केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये तीनों राज्य में इस मिट्टी पर जो है काजू की खेती होती है। किसकी खेती होती है? काजू की। अगला मिट्टी है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो ये मिट्टी वैसे क्षेत्र में इसका विकास होता है जहां पे लंबे समय से शुष्क ऋतु रहा हो। क्या हो? लंबे समय से शुष्क ऋतु। इसके साथ ही अल्प वर्षा वाले क्षेत्र में और ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी होती है। ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी होती है। रंग की बात करें, इस मिट्टी की रंग की बात करें तो लाल हल्का भूरा रंग की होती है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल हल्का भूरा रंग। ये मिट्टी जो है पाया कहाँ जाता है? अगर हम राज्य की बात करें कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किन किन राज्यों में होता है, तो सबसे नंबर 1 में आते हैं राजस्थान में, उसके बाद में सौराष्ट्र कच्छ में, पश्चिमी हरियाणा में, और इसके साथ साथ जो है दक्षिणी पंजाब में जो है ये मरुस्थलीय मृदा जो है देखने को मिलती है। इस मृदा में जो है वनस्पति व खनिज का अभाव होता है। इस मृदा में जो है वनस्पति व खनिज का अभाव होता है।
क्यों अभाव होता है? अभाव इसलिए होता है, खनिज का अभाव होता है। अभाव इसलिए होता है क्योंकि वर्षा कम होती है और ऋतु जो है शुष्क होती है और ह्यूमस रहित मृदा है, अर्थात उसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है। इसलिए जो है मरुस्थलीय मृदा में जो है वनस्पति व खनिज का अभाव होता है। लेकिन इस मृदा में जो है सिंचाई कर जो है 3 फसल उगाया जा सकता है। कौन कौन? तो सबसे पहले कपास, उसके बाद में चावल और साथ में गेहूं इस मृदा में जो है सिंचाई करके उपजाया जा सकता है। अगला मृदा है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा की अगर हम बात करें तो ये मृदा जो है पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलता है, जहां पर पर्याप्त मात्रा में, ज्यादा मात्रा में बारिश हो, ज्यादा मात्रा में क्या हो, वर्षा हो, वैसे पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है। ये घाटी के निम्न, देखिए ये जो मिट्टी जो होता है पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में भी सभी जगह देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। और यदि सभी जगह देखने को अगर मिल भी गया तो ये सभी जगह की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। खास कर की बात करें तो ये घाटी के निम्नवर्ती क्षेत्र में, और घाटी के निम्नवर्ती क्षेत्र की बात करें तो विशेषकर जो है, विशेषकर ये सुपानों और जलोढ़ पंखों में, सुपानों और जलोढ़ पंखों में ये मृदा उपजाऊ होती है। विशेषकर में सुपानों और जलोढ़ पंखों में ये मृदा क्या होती है, उपजाऊ होती है। सभी जगह ये मृदा नहीं पाई जाती है। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र पर भी अगर पाई भी जाती है तो सभी जगह की मृदा उपजाऊ नहीं होती है। निम्न घाटीवर्ती क्षेत्र में जैसे कि सुपान और जलोढ़ पंखों में ही ये मृदा जो है उपजाऊ होती है। अगर हम फसल की बात करें तो ढलानों पर जो है इसमें फलों के बगान, किसकी खेती? फलों के बगान। और फलों के बगान के साथ साथ जो है इसमें जो है फलों के बगान और नदी घाटी में जो है इसमें नदी घाटी में जो है चावल एवं आलू की खेती की जाती है। चावल एवं आलू की खेती की जाती है। तो इस प्रकार भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है और 6 प्रकार की मृदा हम लोग पढ़ लिए। अगला पॉइंट है भूमि उपयोग। भूमि उपयोग को निम्न वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि वन का विस्तार, वन विस्तार, उसके बाद में शुद्ध बोया गया भूमि, शुद्ध बोया गया भूमि, कृषि कार्य में संलग्न भूमि, और उसके बाद में है कृषि अयोग्य, कृषि अयोग्य बंजर भूमि, कृषि अयोग्य बंजर भूमि। अगला है गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, जैसे कि बिल्डिंग बन गए, रोड बन गए, कई सारे इमारतें बन गए, ये सब। उसके बाद में अस्थाई चारागाह के रूप में भूमि, अस्थाई चारागाह के रूप में भूमि, चारागाह के रूप में भूमि। उसके बाद में बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि, बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि। उसके बाद में है कृषि योग्य बंजर भूमि, जिसका प्रयोग 5 साल से नहीं हुआ है। कृषि योग्य है लेकिन वे बंजर भूमि है और इसका उपयोग जो है 5 वर्षों से अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद में है वर्तमान परती भूमि, वर्तमान परती भूमि। अगर भूमि उपयोग की बात करें तो भूमि उपयोग के 2 प्रमुख कारक है। पहला कारक भौतिक कारक है और दूसरा कारक जो है मानवीय कारक है। भूमि उपयोग के 2 प्रमुख कारक है और 2 प्रमुख कारक में भौतिक कारक है और दूसरा जो है मानव कारक है। भौतिक कारक की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है भू आकृति आती है। क्या आती है? भू आकृति। इसके साथ ही जलवायु आती है और जलवायु के साथ ही मृदा आती है। क्या आती है? मृदा। ये 3 जो है भू आकृति, जलवायु और मृदा जो है ये भूमि उपयोग के भौतिक कारक है। कि कौन सा कारक है? भौतिक कारक। लेकिन मानवीय कारक की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है जनसंख्या घनत्व। क्या आता है? जनसंख्या घनत्व। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी क्षमता, प्रौद्योगिकी क्षमता, सभ्यता, प्रौद्योगिकी क्षमता। इसके बाद संस्कृति एवं परंपरा आती है। क्या आती है? संस्कृति एवं परंपरा।
ये तीन जो है जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी, क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा जो है भूमि उपयोग के मानवीय कारक है, और वो भू आकृति, जलवायु, मृदा जो है भूमि उपयोग के भौतिक कारक है। भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में पहला तथ्य ये है कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32,84,000 समथिंग ऐसे ही है, जिसमें कि ये आंकड़ा जो है 93% का ही आंकड़ा है। ये आंकड़ा जो है 93% का आंकड़ा है। शेष 7% जो है पाक अधिकृत कश्मीर और चीन अधिकृत कश्मीर, जिसका सर्वेक्षण अभी नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो कुल भूमि है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, इसका 54% जो भूमि है, यही भूमि जो है कृषि योग्य है। कितना? 54% भूमि जो ही है ये कृषि योग्य है। और दो राज्य खासकर पंजाब और साथ में हरियाणा, ये दो राज्य ऐसे हैं जो अपने कुल भूमि का 80% भूभाग पर जो है कृषि करते हैं। कितने भूभाग पर? 80% भूभाग पर कृषि कार्य करते हैं, पंजाब और हरियाणा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश। कौन राज्य? अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ में मिजोरम, इसके साथ में मेघालय, और इसके साथ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है। ये राज्य ऐसे जो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब जो है अपने कुल भूमि का 10% से भी कम क्षेत्रफल पर जो है ये कृषि करते हैं। कितने क्षेत्रफल पर? 10% से भी कम क्षेत्रफल पर जो ये कृषि कार्य करते हैं। देखिए, किसी भी पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए किसी भी राज्य में या किसी भी देश में जो है पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए उस राज्य या उस देश के कुल क्षेत्रफल का 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए। कितना? 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में भारत की बात करें तो मात्र 20% भूभाग पर ही वन का विस्तार है। भारत की कुल भूमि का कितने भूभाग पर वन का विस्तार है? मात्र 20% भूभाग पर वन का विस्तार है। लेकिन पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कितने भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए? 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति की बात करें, राष्ट्रीय वन नीति जिसे कि 1952 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1952 में बनाया गया था। तो ये कुछ पॉइंट थे भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य।